वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आप सभी का एक बार फिर से टीचिंग एग्जाम प्रिपरेशन पे, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम लोग सीटेट और केवीएस और जितने भी टेट के एग्जाम होते हैं उन सारे एग्जाम के लिए हम ऐसे प्रश्नों का सेट कर रहे हैं जो बार बार परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं या इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो ये परीक्षा के लिए सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। चलिए इसको अभ्यास शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथ के साथ सारी जानकारी के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार नहीं है। ठीक है, यानी कि प्रगतिशील जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होता है इसके बारे में हमने कई बार चर्चा किया, उसी से संबंधित ये प्रश्न है। विकल्प को देख लेते हैं। निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, बी है कि भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, अगला विकल्प है कि विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान में रखा जाता है उस कक्षा में, और डी वाला है कि अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इस तरह से जब पूछा जाता है कि नहीं है तो प्रश्न थोड़ा सरल हो जाता है, क्योंकि 3 सही है 1 छांटना है। और ये आप देखेंगे कि जो डी वाला विकल्प है अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना, यानी कि डिसिप्लिन जो होगा, एक्सटर्नल डिसिप्लिन होगा, वो एक प्रगतिशील कक्षा में बाधक होगा, क्योंकि बच्चे खुलकर अपने विचारों को नहीं रख पाएंगे। ठीक है, बच्चे दब्बू बन जाएंगे। बाकी सारे विकल्प यहाँ पे सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह है कि यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धता यानी कि आईक्यू के आधार पर स्थित समूहों में पृथक ना करे, क्योंकि अब यहाँ पे एक कारण बताना है कि यह अध्यापक के लिए सुविधाजनक है। दूसरा है कि यह विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है। इसी में आगे सी है कि बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतः सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता। और डी वाला विकल्प है कि बुद्धि लब्धि यानी कि जो आईक्यू है संकल्पना स्थायी नहीं है और ये बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, क्योंकि पूछा है कि स्थिर समूहों को पृथक ना करे। यानी कि यहाँ पे देखेंगे कि जो अध्ययन होता है, ठीक है, अध्ययन में सबसे बड़ी चीज होती है कि बच्चों का हर बच्चा अध्ययन में बराबर नहीं होता। कोई जल्दी सीख लेता है, कोई कम सीख पाता है, तो आईक्यू सबका बराबर होता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि आईक्यू की जो संकल्पना है वो स्थायी नहीं है और बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। यानी कि हर बच्चे का आईक्यू अलग अलग होता है और उस आधार पर बच्चों को इससे स्थायी रूप से ऐसा नहीं किया जा सकता। तो थोड़ा सा इसका ध्यान दिया जाना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह के अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि अब यहाँ पे है पहला है कि यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। इसी में आगे है कि यह सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है। सी है कि तारक विद्यार्थी बनाने में मददगार है। ठीक है, तारक मतलब स्टार स्टूडेंट्स। और डी है कि यह एक व्यवहारिक बौद्धिकता को बढ़ाने में सहायक है अथवा मददगार है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत हमने पहले भी देखा है, ये मल्टीपल इंटेलिजेंस को ही समर्थन करते हैं। ठीक है, एक बुद्धि या बुद्धि का विकास एक रेखीय नहीं होता, विविध रूप से होता है। तो अगर आप हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत को आप जानते हैं तो सामान्यतः पहला विकल्प आप देखते ही सही कर देंगे। इसके बारे में हमने पहले के जो प्रैक्टिस सेट है वहां पे चर्चा भी हमने काफी विस्तार से किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि यहाँ पे पूछा गया है कि भाई 1.5 से 2.5 साल के जो बच्चे होते हैं उनके द्वारा जो उच्चारित शब्द होते हैं द्विभाषी उच्चारण को क्या कहा जाता है। जनरली वो छोटे छोटे शब्दों को बोलते हैं दो भाषाओं में, दो भाषी नहीं, दो शब्द बोलेंगे, दो शब्दों को मिलाकर बोलते हैं ना। तो आप देखिए उनको क्या बोला जाता है, वाचन का अधिविस्तारण, या फिर बोला जाता है तार प्रेषित वाचन यानी कि टेलीग्राफिक स्पीच बोला जाता है, या फिर सी है आपका कि नववाद बोला जाता है या बकवाद बोला जाता है। ठीक है, बबलिंग या नियोलॉगिज्म। यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, यहाँ पे तारक। ठीक है, तार प्रेषित, ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, आप इंग्लिश वर्जन देखिए इसका, टेलीग्राफिक स्पीच बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे 1.5 से 2.5 साल के बीच में कुछ ऐसे ही सामान्य शब्दों को बोल पाते हैं जो 2 शब्दों के होते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी समझ बढ़ती है और बच्चे जो है बड़े बड़े शब्दों का उच्चारण करना सीख जाते हैं।
आगे चलें तो प्रश्न नंबर 5 है कि पुरुष सामान्यता दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया है और इस स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है क्या ये जो कथन है, ये स्टेटमेंट है, इससे क्या दिखता है, ये क्या दर्शाता है। तो क्या ये लैंगिक विभेदीकरण को दर्शाता है, क्या ये लैंगिक रूढ़िवाद को दर्शाता है, या फिर दोनों लिंगों के बीच आनुवंशिक भेद को दर्शाता है, या लैंगिक स्थिरता को दर्शाता है। देखिए, इस तरह के जब भी प्रश्न आए तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि हमने इतना तो करा है कि इतने प्रैक्टिस करने के बाद एक चीज समझ में आई है कि इस तरह के जो प्रश्न हैं, ठीक है, सामान्यतः जब स्त्री और पुरुष को आंकते हैं, पूर्वग्रह के आधार पर चलते हैं, तो वहां पे एक लैंगिक रूढ़िवाद यानी कि रूढ़िवाद में जैसा माना जाता है उसके हिसाब से, और सामान्यतः ये स्टीरियोटाइप्स के ही प्रश्न पूछता है। ये कम से कम 10 बार आप पुराना पेपर उठा के देखेंगे तो इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के प्रश्नों को आप जरूर से पेपर में देख के जाइएगा और उत्तर भी यही सही रहता है, लैंगिक रूढ़िवाद। लेकिन फिर भी एक बार इसके नेचर को जरूर देख के जाइएगा और आपका उत्तर यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और उत्तर भी सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो प्रश्न है कि एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे फिर से प्रोग्रेसिव क्लासरूम से सवाल है और पूछा है कि नहीं होता है। नहीं को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो क्या होता है कि फिर प्रश्न ही सही नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अध्यापकों द्वारा मननशील जर्नल जो होगा, जर्नल का इस्तेमाल किया जाएगा। जर्नल और जर्नल में अंतर होता है। ठीक है, और बी है कि स्वमूल्यांकन एवं कक्षा समकक्षी मूल्यांकन होगा। और यहाँ पे जो अगला विकल्प है कि केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय, और डी वाला विकल्प है कि विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो तैयार करना। देखिए, अभी तो आपके पास टाइम है, अभी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जब टाइम कम रहता है तो यही चीजें वहां पे समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। प्रगतिशील कक्षा की खासियत अगर आप बोलें तो उसमें क्या है कि मननशील, प्रगतिशील में मतलब बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, उनका व्यक्तित्व भी निकलता है, उनको दबाया नहीं जाता, उनकी प्रतिभा को समझा जाता है, उनकी विविधता को समझा जाता है। तो यहाँ पे मननशील होना उसमें सहायक है। ठीक है, मानक मूल्यांकन जो है केवल, जहां मैंने एक चीज ये बताया था कि जहां केवल जैसे शब्द लग जाए उस पर थोड़ा सा सतर्क होइएगा, समानता व संभावना रहती गलत होगा। क्योंकि जब आप प्रगतिशील कक्षा की बात करेंगे तो सिर्फ प्रगतिशील का मतलब है कि ओवरऑल डेवलपमेंट में, तो केवल एक चीज पे नहीं होगा। ठीक है, पोर्टफोलियो बनाने पे भी जो है उनके लिए ठीक है, मूल्यांकन भी ठीक है। सी वाला विकल्प यहाँ पे आपको टिक करना है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है। यानी कि जो वंचित समूह के बच्चे होते हैं और हाशिए पे होते हैं, उनकी भाषा और संस्कृत को स्कूल में इंट्रोड्यूस करेगा, उसका उपयोग करेगा। तो हालांकि प्रश्न समावेशी शिक्षा से है, तो इससे क्या वह सुनिश्चित करना चाहता है अध्यापक? क्या वह शिक्षा में समानता दिखाना चाहता है, या शिक्षा में सम्यता दिखाना चाहता है, या फिर सी वाला विकल्प जैसे कि सुविधा वंचित समूहों के प्रति सहानुभूति दिखाना चाहता है, अथवा डी वाला विकल्प यहाँ पे है कि विशेषता सुविधा वंचित समूहों के लिए व्यवसायिक शिक्षा नहीं। अगर सुविधा वंचित ही है तो उनके लिए इतनी जो है वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सही उत्तर है इंक्लूसिव एजुकेशन से है कि इक्विटी इन एजुकेशन में वो दिखाना चाहता है, साम्यता दिखाना चाहता है। यहाँ पे बी होगा, ए के साथ कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, साथ के साथ आप प्रैक्टिस करते जाइए और अपने उत्तरों को नीचे लिखते जाइएगा। पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है। ठीक है, अब गणितीय समझने जैसे कि बहुत सी जो बाधाएं थी समझने में, पढ़ने में, उसको हमने देखा है। यहाँ पे गणित से संबंधित है और इसको भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। इसको क्या बोलते हैं? ऑटिज्म बोलते हैं, स्वलीनता बोलते हैं, या फिर आप इसको डिसकैल्कुलिया बोलेंगे, या फिर डिसग्राफिया बोलेंगे, या फिर डिसलेक्सिया बोलेंगे। गणित से संबंधित है, अपने आप देख के समझ में आ रहा है डिसकैल्कुलिया होगा। तो 8वें प्रश्न का उत्तर जो यहाँ पे बी सही होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 हमारा है कि एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी। ठीक है, एक समावेशी संस्था यानी स्कूल की ही बात हो रहा है, और श्रव्य बाधित। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या बात हो रहा है कि जो स्टूडेंट होगा, ये बीच में नोटिफिकेशन दिखता है। ठीक है, तो हियरिंग की उसकी प्रॉब्लम है, तो कौन सी रणनीति यहाँ पे प्रभावी नहीं होगी, यानी कि उसको जो यहाँ पे रणनीति की बात कर रहा है बच्चों के लिए उपयोगी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई वीडियो चलचित्र, यानी कि उसको दिखाया जाएगा, दिखने पे तो समझ में आएगा भाई। ठीक है, पढ़ते हुए अभिव्यक्ति किया जाएगा, बताया जाएगा, इशारे किया जाएगा, तब भी उसको समझ पाएगा क्योंकि वो सुनता नहीं है।
मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक चित्रित, अगर मौखिक है और चित्र को दिखाएगा तो समझ जाएगा चित्र देख के। अब जाहिर सी बात है एक ही बचता है, यही गलत होगा। संप्रेषण है तो मुख्यतः मौखिक माध्यम ही आश्रित होगा, तो उसको सुनाई तो देता नहीं, तो वो बहुत उपयोगी नहीं होगा। डी वाला यहाँ पे उत्तर आपको सही करना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कक्षीय प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गठित जो पूर्वग्रह है उन, मतलब यानी कि जो पहले से ग्रह रहते हैं, उसको उजागर कर सकता है। विकल्प को देखते हैं। लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर, ठीक है, निर्धारित आसन व्यवस्था। उसके बाद बी है कि अध्यापक का निपुणता उन्मुखी अभिप्रेरणा शैली को प्रोत्साहित करना। सी है कि अधिगम कठिनता होती है लर्निंग में, अनुभव करने वाले बच्चों के लिए यथोचित समायोजन करना। और डी है यहाँ पे कि बच्चों को शिक्षा प्रणाली के यंत्रवादी पहलुओं का परीक्षण, प्रतिरोध और चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पूर्वाग्रह की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो पहला विकल्प है वही है कि लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी विभिन्न आधारों पर बच्चों के साथ भेदभाव करना ही पूर्वाग्रह पे आधारित हो सकता है, अन्य विकल्प नहीं। तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 है कि कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए, यानी कि क्रिएटिविटी बढ़ाने की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज जो है, क्रिएटिविटीज, उनको बढ़ाने की बात हो रही है। तो आप देखेंगे कि विकल्प यहाँ पे है। पहला विकल्प देखते हैं कि विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन के आधार पर, मौखिक खोज और सोच को बढ़ाने के आधार पर, परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के लिए, और अंतिम विकल्प है कि अभिसारिक सोच के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसका उत्तर दिया जा सकता है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाने की जरूरत है। यहाँ पे इसका बी विकल्प सही होगा, यानी कि मौलिक खोज और सोच। क्रिएटिविटी ही बात होती है, कॉपी नहीं किया था। क्रिएटिविटी में आप खुद की जो कह सकते हैं कि सोच आप निकालते हैं, चीजों को देख के जो नई आवश्यकताओं के हिसाब से चीजों का सृजन करते हैं, वही क्रिएटिविटी होती है, डिस्कवरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 12 है कि एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है। देखेंगे यहाँ पे पहला विकल्प है कि बच्चों के वार्तालाप द्वारा, अध्यापक के संवेगों द्वारा। सी है कि बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा, और डी है कि बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन के द्वारा। अब इसमें से हमें चुनना है, लेकिन इसमें भी एक समस्या है कि इसमें नीचे फिर विकल्प दे दिए गए हैं, तो इसमें पूछना है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि संज्ञानात्मक सहभागिता को किस आधार पर सुसाधित किया जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो चौथा विकल्प है, बाह्य, एक्सटर्नल इम्पोज डिसिप्लिन, अगर बच्चों पे ज्यादा अनुशासन आप लगाएंगे तो बच्चे दब जाएंगे और खुलकर अपनी बात नहीं रख पाएंगे, तो बच्चों का विकास नहीं हो पाएगा। तो ये वाला विकल्प गलत है। अगर इसको आप छाड़ देंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे बाकी 3 विकल्प अपने आप सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है, ठीक है। अब प्रश्नों को हम प्रश्न में दिए गए जो विकल्प है उसको देखते हैं। स्कूलों का अस्तित्व विद्यार्थियों के समर्थन में विभेदीकरण करने हेतु है, अथवा बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय जो होता है बच्चों के सीखने की विविध गतिविधियों का संज्ञान नहीं करते। सी बोलता है कि बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वह विद्यालय की जरूरतों का अनुपालन नहीं करते। और डी बोलता है कि बच्चे योग्यता की कमी और निम्न बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू की वजह से असफल होते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इस तरह के जब प्रश्न आएंगे तो बड़े बड़े विकल्प होते हैं। आपको बस प्रश्नों में कठिनाई बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ काम करना है। देखिए अब इसका जो सही उत्तर मैं बता रहा हूं, इसमें सही उत्तर आपका है कि बच्चे इसलिए असफल होंगे क्योंकि विद्यालय बच्चों की सीखने की विविध गतिविधियों का संज्ञान नहीं लेते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। यानी कि जिम्मेदारी यहाँ पे ली जा रही है क्योंकि बच्चों की सफलता के साथ स्कूल की असफलता जोड़ी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायरेक्ट रीजन आपको ढूंढना पड़ेगा, तो इस आधार पर इसका बी वाला विकल्प सही है। आगे तक चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, किसी कॉन्सेप्ट के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है। यानी कि कोई भी अवधारणा बच्चों को अब मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं तो उसके लिए क्या आवश्यक है। उपयुक्त परिभाषा देकर उसको पढ़ाया जाए, अथवा क्या किया जाए बच्चों के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर उसको दिखाया जाए, ठीक है। पाठ्य पुस्तक से बच्चों की कॉपी में ज्यों का त्यों लिखा देना, मतलब एकदम से उसको कॉपी कर देना और रट लेना,
ठीक है। तो आप एक चीज जानते हैं कि बच्चों की सहभागिता जिससे रहेगी, बच्चे जिससे रिलेट कर पाते हैं उसी से सीखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना ही होगा। ठीक है, मीनिंगफुल लर्निंग और प्रोग्रेसिव लर्निंग के तहत ये आपका आएगा। प्रश्न नंबर 15 है कि एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है। यानी कि असफलता से जो एक बच्चे डर जाते हैं और अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाते, उसको दूर करना क्यों आवश्यक होता है। क्योंकि एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता, ये कारण है। जाहिर सी बात है, गलत है। विद्यालय बच्चों के भावनात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। अब ये थोड़ा सा इलॉजिकल टाइप का लग रहा है कि ये तो नहीं होना चाहिए। सी है कि असफलता और त्रुटियां बच्चों के अधिगम को स्वाभाविक हिस्सा होती हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी जो जीवन में फेलियर होता है, ठीक है, हर व्यक्ति के जीवन में आता है और वो एक हिस्सा है जीवन का, ठीक है, पार्ट ऑफ द लाइफ है। तो उससे भय नहीं होना चाहिए बच्चों को, और यही सही उत्तर होगा। और डी वाला भी पढ़ ही लीजिए, भय का एहसास कराने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं। नहीं, यहाँ पे टीचर की बात हो रही है और यहाँ पे जो विकल्प आपका सही होगा वो सी वाला होगा। ठीक है, फेलियर और जो सक्सेस होती है लाइफ का पार्ट है, उसको बच्चे अगर असफल है तो इसलिए उनको जो है इस आधार पर उनको संशोधित नहीं किया सकता, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं की अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्यों। बड़ा अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो बार बार आप देखेंगे कि जो रिवार्ड्स दिए जाते हैं, पुरस्कार दिए जाते हैं, तो बार बार एक दो बार के लिए तो ठीक है, बार बार देना अच्छा नहीं। इससे क्या होता है, तो पहला विकल्प है कि इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है। ठीक है, इसके बाद बी वाला है कि इससे आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाती है। सी है कि बाह्य अभिप्रेरणा क्षीण होती है, और अंतिम में है कि आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों क्षीण होती है। देखिए इससे क्या होता है, सबसे बड़ी बात है कि मोटिवेशन तो मिलता है रिवार्ड मिलने से, लेकिन बात यह आती है कि बार बार रिवार्ड जब मिलेगा, यानी कि काम ये कर रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं आप कि जब जब काम अच्छा करोगे तब तब रिवार्ड मिलेगा। इससे बच्चा लालची हो जाएगा और अंतर से नहीं करेगा, सिर्फ लालच और रिवार्ड पाने के काम से करेगा। इसलिए जो इनर मोटिवेशन होता है वो खत्म होगा। तो इसका विकल्प ए सही होगा। प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हैं। निम्न में से, प्रश्न नंबर 17 है कि निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प आपके सामने है कि सृजनात्मकता, प्रतिक्रियात्मकता, अनम्यता की कमी, अपसारी चिंतन। बी है कि क्रियात्मकता, जड़ता, सृजनात्मकता, अभिसारी चिंतन। सी है कि प्रतिक्रियात्मक, अनम्यता की कमी, अभिसारी चिंतन, सृजनात्मकता। और डी है कि अपसारी चिंतन, क्रियात्मक, जड़ता और प्रतिक्रियात्मकता, अनम्यता। अब यहाँ पे ये प्रश्न आप देखेंगे तो इस तरह के विकल्प देख के बीच में लोग घबरा जाते हैं, लेकिन सिंपल सा पहले प्रश्न समझना है। ठीक है, उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है, यही है प्रश्न में पूछा गया है। तो आप देखेंगे कि क्रिएटिविटी होनी चाहिए, लैक ऑफ रिस्पॉन्स सेट यानी कि प्रतिक्रियात्मक, अनम्यता की कमी और अपसारी चिंतन। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित अभिलक्षणों में से उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एक चीज ये होगी कि जो इंग्लिश वाला वर्जन है, ठीक है, इसमें क्या है कि हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको पहले आप पूरा विकल्प पढ़ लीजिए। ठीक है, सृजनात्मकता, प्रतिक्रियात्मकता, अनम्यता की कमी और अपसारी चिंतन ना। अब यहाँ पे बी वाला विकल्प है कि क्रियात्मक, जड़ता, सृजनात्मकता। अब यहाँ पे ये वाला देखिए क्रियात्मक, ठीक है, जड़ता, ये इस आधार पे आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। सी वाला है कि प्रतिक्रियात्मक, अनम्यता की कमी, अभिसारी चिंतन और सृजनात्मकता। ठीक है, और डी है कि अपसारी चिंतन, क्रियात्मक, जड़ता और प्रतिक्रियात्मक, अनम्यता। ठीक है, तो यहाँ पे तीन विकल्प आप सामान्यतः छाट सकते हैं। यहाँ पे जो सही उत्तर होगा मैं आपको बता देता हूँ, ए होगा। क्यों होगा, क्योंकि सृजनात्मकता और प्रतिक्रियात्मक, अनम्यता की कमी जो होता है, अपसारी चिंतन, ये सभी जो हैं उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करते हैं। क्यों, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति नई वस्तु का निर्माण करता है या नई वस्तु खोजता है तथा समस्या समाधान का नया तरीका मान लीजिए निकालता है, तो वह सृजनात्मकता कहलाएगा। और उत्तम समस्या समाधान के लिए बालक के अंदर क्या होना चाहिए, क्रिएटिविटी होना चाहिए, अपसारी चिंतन होना चाहिए और समस्या को आसानी से समाधान करने की प्रक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां पे आती हैं जब आप जो है उत्तम समाधानकर्ताओं की बात ही करते हैं। तो इस हिसाब से विकल्प ऐसे ही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है कि शिक्षिका के विद्यार्थियों की, यहाँ पे बात हो रही है खासकर सुविधा वंचित वर्ग बच्चों की बात हो रही है, कि सब शिक्षिका के विद्यार्थियों की सफलता एवं असफलता के बारे में विचार अक्सर सीखने व अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं।
यानी कि हम मोटिवेशन की बात हो रही है, ठीक है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको ये बताना है। विकल्प है कि शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं। उसी में अगला विकल्प है कि शिक्षक को कक्षा में बच्चों की स्वायत्तता पर काबू रखना चाहिए। ये तो अपने आप गलत हो रहा है, आगे पढ़ भी लेते हैं। शिक्षक को बच्चों को प्रतिस्पर्धा करने व एक दूसरे से, यहाँ पे देखिए, करने व एक दूसरे से बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और डी है कि शिक्षक को ऐसे विद्यार्थियों को हर हालात में असफलता से बचने के लिए रणनीतियों में प्रशिक्षण देना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने प्रश्न ठीक से नहीं पढ़ा है तो आप भारी कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक के अलावा कई विकल्प आपको सही मिलेंगे। यहाँ पे खासकर वंचित वर्गों के लिए बात किया गया है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे कि शिक्षक को अपेक्षाएं बच्चों से सीखने के को बेहद प्रभावित करती है, यानी कि जो इन्फ्लुएंस लर्निंग होती है टीचिंग चिल्ड्रन के लिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है ना। अब यहाँ पे देखेंगे जो नीचे वाले विकल्प हैं, स्वायत्तता पर काबू रखना, ये गलत होगा। बच्चों की प्रतिस्पर्धा करने व एक दूसरे से बेहतर प्रोत्साहित करना, भाई कोई बच्चा सब बराबर नहीं हो सकते, तो उनमें ऊपर और हीन भावना आ जाएगी जो बच्चे असफल होंगे या किसी कंपटीशन में नीचे होंगे। और डी वाला है कि ऐसे विद्यार्थियों को हर हालत में असफलता से बचाने के लिए रणनीतियों को प्रशिक्षण देना। देखिए, असफलता और सफलता जीवन का हिस्सा है, हमने देख ही लिया है। तो आप एलिमिनेशन भी टेक्निक अगर सीख जाते हैं तो जाहिर सी बात है, आप बहुत आसानी से उत्तर कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते हैं कि शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है। कोई भी टीचर है, ठीक है, लर्निंग की बात करें, सकारात्मक लर्निंग की, ठीक है, तो विकल्प है कि एक तय एवं निर्धारित समय सारणी के अनुपालन करके, ठीक है, पुरस्कार व सजा का प्रयोग कर बच्चों को अनुशासित रखकर, सी है कि बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर, और डी है कि बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण करके एवं अलग अलग समूह बनाकर, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही सी सही है, क्योंकि बच्चों में संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर। बच्चे तब तक एक्टिव लर्निंग या पॉजिटिव लर्निंग होती है जब बच्चे उसमें हिस्सा लेते हैं और जब उनसे सीखते हैं। ये हम कई बार इस पे चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती ना दे सके, ठीक है। प्रश्न में ये पूछा जा रहा है। विकल्प को देखिए कि हाँ, ये बोला है कि हाँ भाई, इससे क्या होगा कि विद्यार्थियों को शिक्षा के आज्ञा पालन एवं आदर करने के मूल्यों की सीख मिलेगी, ठीक है। अगला विकल्प ये बोल रहा है कि हाँ, केवल ऐसा शिक्षक ही विद्यार्थियों का स्पष्ट मार्गदर्शन कर सकता है, ठीक है। सी है कि भी बोलता है नहीं, विद्यार्थियों को ऐसे शिक्षक से प्रश्न पूछने में हिचकिचाते हैं और जिसे उनकी जो कॉन्सेप्ट होता है वो स्पष्टता नहीं आ पाती। और डी वाला विकल्प है कि नहीं, आज के तकनीकी युग में शिक्षक विद्यार्थियों के अधिगम प्रक्रिया में अप्रासंगिक है। नहीं भाई, फिर तो आपका जॉब ही अप्रासंगिक हो जाएगा, तो ये तो अपने आप गलत है वो, ठीक है। यहाँ पे जाहिर सी बात है कि अगर टीचर जो हो सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में होगा तो बच्चे यहाँ पे डरेंगे, जो कि बच्चों के डेवलपमेंट में ओवरऑल जो है बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो जाएगा। तो यहाँ पे विकल्प सी ही सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए? अब इसका उत्तर आप लोग दीजिए। एक प्रकार का डिसीजन मेकिंग का प्रश्न है। ये पहला बोला है कि हाँ भाई, बच्चों को क्या होता है, त्रुटियों में तुरंत संशोधन करना चाहिए अगर बच्चे गलत बताते हैं। इसका उत्तर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। हालांकि मैं उत्तर बता दूंगा, लेकिन ये बढ़िया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न अक्सर गलत होते हैं। अगर आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं है ना, तो आप गलत करके ही आएंगे, ठीक है। अभी हालांकि हमने इसके पहले 2 क्वेश्चन देखे, तो वहां से इसको थोड़ा सा अगर रिलेट करें तो आप कर ले आएंगे। दूसरा विकल्प है कि बोलते हैं नहीं, बच्चों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय के। सी है कि गलत उत्तर हमेशा संज्ञानात्मक स्पष्टता की कमी को दर्शाते हैं एवं उन्हें हमेशा सुधारना चाहिए। अगला और अंतिम विकल्प है कि बच्चे स्कूल में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं, इसलिए उनके उत्तरों को तुरंत सुधारना चाहिए, ठीक है। बच्चे सही जानकारी प्राप्त नहीं करने आते, बच्चे स्कूल में सीखने आते हैं, अपने पर्सनालिटी का, देश का जो है अपने ओवरऑल व्यक्तित्व का विकास कर सके, ताकि अच्छे नागरिक बन सके, ठीक है, ताकि देश के विकास में सहयोग कर पाए, देश में अपना योगदान दे पाए। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे बी वाला सही होगा, क्योंकि बच्चे जो है उनके गलत उत्तर को भी सीखना चाहिए, क्योंकि गलती जीवन का हिस्सा है, ठीक है। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि गलत बता दिए तो तुरंत डांट दो। यहाँ पे आप समझ रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन पूछने का जो पीछे का है, हमने बताया कि फेलियर और सक्सेस जीवन का हिस्सा है,
ठीक है, ये बच्चों के साथ होना चाहिए। गलत हो गया तो कोई बात नहीं, पार्टिसिपेशन आवश्यक है, एक दिन वो अपने आप सही सीख जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है कि प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए और विकल्प चुनिए जिसमें से इन चरणों के सही उत्तर दिए गए हैं। ए है कि मृदा को खोदकर नरम बनाना, बी है कि प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना, सी है कि बीज बोना और खरपतवार हटाना। हालांकि इस तरह के प्रश्न को हम एक बार और भी देख चुके हैं, ठीक है, लेकिन इसका उत्तर बहुत ही सरल है, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि आपको ना बताया जाए। देखिए अब यहाँ पे जैसे ये है कि बीज बोना, ठीक है, खरपतवार हटाना, प्याज को उखाड़ कर निकालना, तो भाई प्याज जब लगाई जाएगी तो सबसे अंतिम प्रक्रिया होगी निकालना। यहाँ पे ई कहाँ है, अंतिम विकल्प यही है। और देखिए ए है कि मृदा को खोदकर नरम करना। जब तक आप जो एक प्रकार से जुताई कहें, मृदा को खोदकर नरम नहीं करेंगे, जुताई करने के बाद भी प्याज का रोपण होता है, ठीक है, उस हिसाब से अगर आप देखें तो पहले तो जुताई आवश्यक है, मिट्टी नहीं तो बीज कहाँ लगाएंगे, उसके बाद आप बीज ही लगाएंगे तो ए के बाद तो सी आएगा, ठीक है। उसके बाद आप खरपतवार हटाएंगे, जब उसमें उग जाएगा तो उसकी साफ सफाई करेंगे, और बाद में आपका बी आता है कि प्याज के ऊपर जो पत्तियां होती है हट जाएंगे, उसको काटेंगे। तो इस प्रकार से आप देखें तो आपका जो विकल्प सही है वो ए वाला यहां पे सही होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। इसमें है कि हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। अब ये पूछ रहे हैं कि भाई ये क्षेत्र है कहाँ। प्रश्न नंबर 23 बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये प्रश्न ये है कहाँ, तो बहुत है। जैसे यहाँ पे पहला है कि मेघालय है, मेघालय में शिलोंग की बात कर रहा है, दार्जिलिंग की बात कर रहा है, शिमला की और लेह की। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोला गया, हमारे देश में एक स्थान है जो ठंडा रेगिस्तान है। रेगिस्तान का मतलब जो सिर्फ ये नहीं होता कि डेजर्ट, यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट, ये नहीं होता कि सिर्फ बालू हो, ठीक है, रेत के टीले हो। रेगिस्तान का मतलब जहाँ पे वनस्पतियां नहीं पाई जाती, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो मान लीजिए ये तो बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दार्जिलिंग वगैरह नहीं है, ठीक है, दार्जिलिंग अपने आप कट जाएगा, शिमला और ये सब कट जाएंगे, ठीक है। ऊंचा, सूखा और समतल है। ये जो जितने भी क्राइटेरिया यहाँ पे बता रहा है, इन सब में जो सटीक उतरता है वो है लेह, ठीक है, यानी कि जो लद्दाख है। यहाँ पे ये वाला जो डी वाला विकल्प है ये सही होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। नीचे दिए गए फसलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनके भीतर बीज होते हैं। बहुत सरल है, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती। बी है करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, आलू, टमाटर। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर, ये तो लग रहा है सब्जी बेच रहे हैं। डी है कि करेला, चीकू, भिंडी, टमाटर, आलू, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज लोगों को कंफ्यूज कर रहा होगा क्या, कि भाई खीरा हर जगह है, खीरे में बीज पाया जाता है कि नहीं पाया जाता ना, जिसमें भीतर बीज होते हैं ये पूछा गया है। तो बीज नहीं वाली बात अधिक करेले में होता है, खीरे में होता है, चीकू में, भिंडी में तो होता ही है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे कि यहाँ पे प्याज दे दिया है, इस कारण ये गलत हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आलू दे रखा है और यहाँ पे भी क्या है, आलू दे रखा है, तो कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पा रहा है ना। चलिए, तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे सी वाला आपका सही होगा। फिर प्रश्न नंबर 25 की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है कि नीचे दिया गया है कि कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू है नहीं, और दिन में 17 घंटे तो वृक्ष की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोता है और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है, और इस जंतु की औसत आयु 40 वर्ष तक होती है। पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूमता है। मतलब कि एक वृक्ष की पत्तियां खत्म होती है तभी दूसरे वृक्ष पे जाता है, और नीचे तो उतरता ही नहीं है पेड़ों से। जब उतरता है, जब इसको समझ रहे हैं ना, हल्का होना होता है, यानी कि जब इसको लगता है कि अब बहुत हो गया, बहुत जरूरी है नीचे उतरना, तभी उतरता है, अन्यथा ही नीचे उतरता ही नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका सही विकल्प क्या होगा, चिंपैंजी, लंगूर, पांडा और स्लॉथ। तो इसका जो सही उत्तर है वो है स्लॉथ बियर, ठीक है। तो इस हिसाब से अब हम अगले सीरीज में मिलेंगे। इसको शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, थोड़ा सा हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले सीरीज में। थैंक यू वेरी मच।